हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट देख रहे थे, जो पर डे टेस्ट संस्थान में होता है, उसका जनरल स्टडीज़ का स्पेशल टेस्ट, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने 41 सेट कवर कर लिया था। आज जो होने वाला है सेट नंबर है 41। तो आप चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी पहले का 40 सेट है वो आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं साथ ही साथ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर है आज का फर्स्ट, और यह संबंधित है इतिहास से। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बात किया गया है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजय का वर्णन किनके ग्रंथ में विस्तृत वर्णन मिलता है? तो बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का वर्णन हमें देखने को मिलता है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में। अगर बात किया जाए भास के द्वारा लिखा गया था बुक स्वप्नवास्व दत्ता। शूद्रक के द्वारा लिखा गया था मृच्छकटिकम। शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करना है। ये विदेशी यात्री हैं और शासक हैं। निकोलो डी कॉन्टी का बात किया जाए तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकोलो डी कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में आते हैं। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में। अब्दुल रज्जाक और बारबोसा देवराय द्वितीय के समय में। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय और बारबोसा और डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेवराय के समकालीन होते हैं। डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में। अगर वही बात किया जाए कॉर्नवालिस न्यूनीज का, तो यह अच्युत देवराय के समय में आया था। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन हो जाएगा ए। निकोलो डी कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में, बारबोसा और डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय में, न्यूनीज अच्युत देवराय के समय में। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो वो था अल्पतकिन के द्वारा स्थापित किया गया था गजनी को। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। वही अगर बात किया जाए गजनी साम्राज्य का संस्थापक बात किया जाए तो वह स्थापित किया गया था सुबुक्तगिन के द्वारा। सुबुक्तगिन का पुत्र होता है महमूद गजनवी। अल्पतगिन के बाद आता है सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन के बाद आता है गजनवी, जो भारत में 17 बार आक्रमण करता है। अल्पतगिन संस्थापक माना जाता है। और अगर बात किया जाए गजनी साम्राज्य का संस्थापक, तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक है सुबुक्तगिन, और सुबुक्तगिन का पुत्र होता है महमूद गजनवी, जो भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। नेक्स्ट है खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों को स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया? खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था? तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगर बात किया जाए अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रमुख प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं, जैसे नगद वेतन दिया जाता है, घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ की जाती है, हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी था जो मध्यकालीन भारत में प्रथम बार नगद वेतन देने का प्रावधान किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही इक्ता व्यवस्था समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है बरीद अधिकारी और विभाग। अगर बात किया जाए बरीद का, तो खुफिया अधिकारी को बरीद कहा जाता था। खुफिया अधिकारी बरीद कहलाते थे। सूचना अधिकारी वाक्यानवीस कहलाते थे। वाक्यानवीस कहा जाता था। सूचना अधिकारी को अमल गुजार कहा जाता था। भू राजस्व अधिकारी को वही काजी कहा जाता था। न्याय प्रशासन को जो देखते थे उन्हें काजी कहा जाता था। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 2, 1, 3, 4। बरीद खुफिया अधिकारी कहलाते थे। वाक्यानवीस सूचना अधिकारी वाक्यानवीस कहलाते थे। वही भू राजस्व अधिकारी अमल गुजार और न्याय प्रशासन का देखते थे काजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1813 के चार्टर ने
1813 के चार्टर अधिनियम ने देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया। बिल्कुल सही है। 1813 में प्रथम बार शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख प्रावधान किया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम ने उस उद्देश्य के लिए कोई मौद्रिक प्रावधान नहीं किया था, तो 1813 में प्रावधान किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नहीं किया गया था, नहीं। 1813 के चार्टर अधिनियम में मौद्रिक प्रावधान किया गया था, 1 लाख रुपया वार्षिक बजट का देने के लिए बतलाया गया था, तो केवल 1 सही हो जाएगा, 2 गलत है, तो केवल 1 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर यह प्रारंभ किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर शुरुआत किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। अगर बात किया जाए जेम्स ऑगस्टस हिक्की का, तो ये 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा सर्वप्रथम भारत में बंगाल गजट प्रारंभ किया जाता है, बंगाल गजट। वही अगर बात किया जाए हेनरी विवेडियन डिरेजियो का, तो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं हेनरी विवेजियन डिरेजियो। वही अगर बात किया जाए राजा राम मोहन राय का, तो राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है तथा अन्य पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपयोग करता है किंतु कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बाध्य नहीं होता है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपयोग करता है किंतु कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बाध्य नहीं होता है। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, नहीं। निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, तथा ऑप्शन 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, तो हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2 सही है। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। अगर बात किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है। वही राइबोसोम का बात किया जाए तो यह झिल्ली विहीन होता है, और लाइसोसोम का बात किया जाए तो लाइसोसोम में एकल झिल्ली पाई जाती है। लाइसोसोम में एकल झिल्ली पाई जाती है। अगर बात किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगर लाइसोसोम का बात किया जाए तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और इसके कारण इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती सुसाइडल बैग की संज्ञा दी गई है। तो झिल्ली के आधार पर बांटा गया था, यानी कि मेम्ब्रेन के आधार पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3-1-2 ऑप्शन हो जाएगा बी। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरा झिल्ली, राइबोसोम में झिल्ली विहीन होती है, वही लाइसोसोम में एकल झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंदेल का संबंध किस कला से है? बात किया गया है रुक्मणी देवी अरुंदेला का, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, और भरतनाट्यम एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो रुक्मणी देवी अरुंदेल का संबंध है नृत्य से, ऑप्शन हो जाएगा सी। नृत्य से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुंडेल, और ये भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचा सुरंग सिंकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह लद्दाख में निर्मित है। सिंकुनला टनल का निर्माण लद्दाख में किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है, तब। अगर बात किया जाए इतिहास का, तो इतिहास के अंतर्गत ही प्राग इतिहास का अंत और इतिहास का प्रारंभ माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। मानव ने जब लिखना सीखा तो इसे प्रागैतिहासिक अंत एवं इतिहास का प्रारंभ माना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? जंगली और बोए जाने वाले दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों का साक्ष्य मिला है बेलन घाटी से। अगर बात किया जाए बेलन घाटी का, तो यह यूपी के सोनभद्र में स्थित है। यूपी के सोनभद्र में है। यहाँ से याद रखना है, अगर पूछा जाएगा धान के भूसी का साक्ष्य, तो यह मिला है रंगपुर से। धान के भूसी का साक्ष्य मिला है रंगपुर से। वही अगर पूछा जाएगा चावल का साक्ष्य बात किया जाएगा, तो चावल का साक्ष्य मिला है हमें कोल्डिहवा से हमें चावल का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य, रंगपुर से भूसी का साक्ष्य, और दोनों प्रकार के जंगली और बोए जाने वाले प्रकार के धान की प्रजातियों का साक्ष्य मिला है बेलन घाटी, जो यूपी के सोनभद्र में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? राजवंश एवं संस्थापक। अगर बात किया जाए चंदेल वंश का, तो चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक चंदेल। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल प्रथम। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बात किया जाए तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया गया था। और बात किया जाए अगर राष्ट्रकूट का, तो राजधानी है मानखेट। मानखेट राजधानी, संस्थापक है दंती दुर्ग। अगर बात किया जाए चोल वंश का, तो चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। चोल वंश स्थापित किया गया था विजयालय के द्वारा। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के बीच, किस संधि से हुई थी? अगर बात किया जाए कर्नाटक युद्ध का, तो आंग्ल और फ्रांसीसी के बीच, आंग्ल और फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक को जो लेकर युद्ध हुआ था कर्नाटक में, उसे ही हम कर्नाटक युद्ध की संज्ञा देते हैं। और इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में 3 कर्नाटक युद्ध देखने को मिलता है। ऐतिहासिक युद्ध में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम 3 कर्नाटक युद्ध देखते हैं 1746 से 48 के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त होता है एक्सला-सैपेल की संधि के द्वारा, वही 49 से 54 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है और यह समाप्त होता है पौंडीचेरी की संधि के द्वारा। पौंडीचेरी के संधि द्वारा द्वितीय युद्ध समाप्त होता है। वही तृतीय युद्ध 1756 से 63 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध होता है, जो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त होता है। पेरिस की संधि द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है पेरिस की संधि द्वारा। प्रथम एक्सला-सैपेल की संधि द्वारा, प्रथम एक्सला-सैपेल की संधि, और द्वितीय समाप्त होगा पौंडीचेरी की संधि, पौंडीचेरी की संधि के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और तीसरा होता है पेरिस की संधि के द्वारा। इसी बीच वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है और फ्रांसीसियों का भारत से अंत होता है। वही 1759 में याद रखना है, 1759 में वेदरा का युद्ध होता है और इससे डचों का भारत से सफाया होता है। नेक्स्ट है कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, इनमें से कौन? तो यह था रॉल्फ फिच। अगर बात किया जाए रॉल्फ फिच का, तो यह अकबर के दरबार में आता है। रॉल्फ फिच का भारत आगमन होता है अकबर के दरबार में। वही हॉकिंस, टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, ये सभी जहांगीर के समय में आए थे। रॉल्फ फिच का बात किया जाए तो ये अकबर के समय में आए थे, ना कि जहांगीर के समय में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना यह 1774 में हुआ था। विलियम पिट्स की अध्यक्षता में, विलियम पिट्स ब्रिटेन के पीएम थे और उन्हीं के समय में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था और यह पारित हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। अगर बात किया जाए वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा रिंग फेंस की नीति लाई जाती है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पर नंद कुमार के आयुक्त में महाभियोग लगाया जाता है। बाद में इस बर्क द्वारा महाभियोग हटा दिया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स से और पॉइंट याद रखना है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही आता है और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय आता है। अगर बात किया जाए कॉर्नवालिस का, तो कॉर्नवालिस से पॉइंट याद रखना है। कॉर्नवालिस से 1793 का अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय आता है। कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है एवं पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगर बात किया जाए वेलेस्ली का, तो वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि लागू किया था। भारत में सहायक संधि लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली। अगर बात किया जाए लॉर्ड मिंटो का, तो लॉर्ड मिंटो के समय में ही 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आता है। लॉर्ड मिंटो के समय में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी को पूरी लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो 89% तय किया गया था। अगर बात किया जाए अस्थायी बंदोबस्त का, तो अभी देखें अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया जाता है और यह बंगाल क्षेत्र में लगभग 30% भूभाग पर लागू किया जाता है अस्थायी बंदोबस्त। इसके अंतर्गत जमींदार 89% जमींदार जो थे अंग्रेज़ों को कर देते थे और 11% भाग जमींदारों का होता था। जमींदारों का 11% होता था और इसके अंतर्गत ही
अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ही सूर्यास्त कानून लागू किया गया था। सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त के समय में ही लागू किया गया था और ज़मींदारों से यह संबंधित था। अगर सूर्यास्त तक ज़मींदार अपना रकम नहीं जमा करते थे तो उनकी ज़मींदारी समाप्त कर दी जाती थी। और इसमें जो अगर बात किया जाए भू राजस्व का, तो 89% ज़मींदार को अंग्रेज को देना होता था और 11% ज़मींदार का होता था। नेक्स्ट है, कौन सा फरियाजी विद्रोह का नेता था? फरियाजी विद्रोह का नेता थे कौन? इनमें से कौन फरियाजी विद्रोह के नेता थे? तो बात किया जाए फरियाजी विद्रोह का नेता, तो ये थे दादू मियाँ। ऑप्शन हो जाएगा बी, दादू मियाँ। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? यह बना था स्वदेशी आंदोलन 1905 का। स्वदेशी आंदोलन 1905 का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। अगर बात किया जाए वंदे मातरम का, तो सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और अध्यक्षता कर रहे होते हैं बिशन नारायण धर। 1896 वंदे मातरम प्रथम बार गाया गया था और लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर बात किया जाए वंदे मातरम के रचयिता हैं, तो वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और स्वदेशी आंदोलन के समय यह प्रचार हुआ था। इस यह गीत शीर्ष गीत बना था स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? तो यह था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट यह वर्ष 1911 में ही समाप्त हो गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1911 में समाप्त हो गया था। 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट सबसे कम समय तक चला। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, महात्मा गांधी की मृत्यु पर कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 30 जनवरी 1948, याद रखना है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी पर गोली चला दी जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो यह 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। और बात किया जाए अभी राष्ट्रीय स्तर के पार्टी का संख्या का, तो अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय स्तर का पार्टी है और प्रत्येक चुनाव आयोग द्वारा 10 वर्ष के बाद समीक्षा किया जाता है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो यह भाजपा का दबाव समूह है, प्रेशर ग्रुप है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल ये सभी संबंधित है भाजपा से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारी पर विचार करें। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनमें से अग्रता क्रम में कौन सा है? तो सबसे टॉप पे हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश यानी कि 4, उसके बाद हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य 3, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 और मंत्रिमंडल सचिव, तो यानी कि हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? आरक्षित स्थान को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान है। ऑप्शन हो जाएगा डी। समवर्ती सूची का विषय नहीं है इनमें से कौन सा? अगर बात किया जाए समाचार पत्र, तो यह समाचार पत्र, कारखाना और परिवार नियोजन ये तीनों समवर्ती सूची का है। और लोक स्वास्थ्य बात किया जाए तो यह राज्य सूची का विषय है, बात किया जाए अगर समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। और बात किया जाए वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। मूल संविधान में 47 विषय थे, अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है 52। और यहाँ पे पूछा गया था समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो लोक स्वास्थ्य का बात किया जाए तो यह राज्य सूची का विषय हो जाएगा, राज्य सूची का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तो इसका अपवाद हो जाएगा सिक्किम, गोवा, मिजोरम और पौंडीचेरी में 60 से भी कम राज्य में विधानसभा की सीट है, तो सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन हो जाएगा सी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो यह राज्यपाल के अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक नहीं पेश किया जाता है। अगर बात किया जाए धन विधेयक का, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। 110 में धन विधेयक का चर्चा, वही 118 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है। और कोई भी अगर बात किया जाए विधानसभा में, तो
विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है तो राज्यपाल के बिना अनुमति के धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव यह विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यह प्रस्ताव लाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। बात किया जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार का तो यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23-24 में 23 में अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम, वही 24 में बाल श्रम का प्रतिषेध है। 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार, 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, वही 25 से 30 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है। बिहू नृत्य से इनमें से कौन सा प्रभावित है तो यह हो जाएगा सतारिया नृत्य। सतारिया नृत्य और यह असम का प्रमुख नृत्य है और यह बिहू से प्रभावित है। अगर बात किया जाए मणिपुरी का तो मणिपुर का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, वही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और कथक नॉर्थ इंडिया का है। वही अभी बात किया जाए वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य की संख्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तबले से संबंधित है। तबला से इनमें से कौन संबंधित है तो इनमें से अल्लाह रखा खां का संबंध है तबला वादन से। अल्लाह रखा का संबंध है तबला वादन से। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी तो यह हुआ था फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से सर्वप्रथम राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिलता है और फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस में हुई थी। इसी क्रांति का जो नारा बना था स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व जो हमारे प्रस्तावना में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है और यह हुआ था 14 जुलाई 1789 और राजा याद रखना है लुई 16वें के समय में और इससे राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बोस्टन की टी पार्टी किस वर्ष हुई थी तो वर्ष 1773 में। वर्ष 1773 में बोस्टन की टी पार्टी हुई थी और यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है कौन सा तो बाह्य कोर जिम्मेदार है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है बाह्य कोर। अगर देखा जाए अर्थ का तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 पार्ट होते हैं जिसमें बाहरी कोर जो है रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है बाहरी कोर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 2 देशांतर के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए ग्लोब पर खींची गई वे रेखाएं जो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाता है वह हमारा देशांतर रेखा कहलाता है और 2 देशांतर के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। 2 देशांतर के बीच की दूरी गोरे कहलाता है। यह दूरी जैसे ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर यह दूरी बढ़ते जाता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर यह दूरी बढ़ते जाता है और लगभग विषुवत रेखा पे सबसे मैक्सिमम दूरी होता है 2 देशांतरों के बीच और यह दूरी कहलाता है गोरे। ऑप्शन हो जाएगा सी। वही अगर बात किया जाए अक्षांश का तो प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी बराबर रहती है और वो होता है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर होता है प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी। वही 2 देशांतर के बीच का दूरी कभी बराबर नहीं होता है और मैक्सिमम जो दूरी होगा वो होगा विषुवत रेखा पे और 2 देशांतर के बीच को दूरी गोरी कहलाते हैं। बात किया जाए अगर देशांतर का तो देशांतर की संख्या होती है 360। ऑप्शन हो जाएगा सी, गोरे कहलाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है। बात किया गया है सूर्य ग्रहण को तो यानी कि सोलर इक्लिप्स को। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा हो। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जब चंद्रमा हो तो यह सूर्य ग्रहण कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा हो तब सूर्य ग्रहण कहलाएगा। नेक्स्ट है भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और 3rd नंबर है वो है एल्युमिनियम का। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑक्सीजन सबसे अधिक, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद है एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और उसके बाद 4th नंबर जो होगा वो हो जाएगा लोहा का। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा ये प्रमुख 4 धात्विक तत्व है जो
भूपर्पटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्प में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, कौन ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है, तो यह है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा का बात किया जाए तो यह जापान में स्थित है, जापान में, और यह ज्वालामुखी पर्वत है। वही अगर बात किया जाए हिमालय का तो यह एक नवीन वलित पर्वत है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। यूराल का बात किया जाए तो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर स्थित है यूराल पर्वत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। एस्चुअरी का बात किया जाए तो कास्ट क्षेत्र में, एस्चुअरी का निर्माण कास्ट प्रदेश में, तटबंध सागरीय क्षेत्र, बिसर्फ हिमनद और सीफ मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो सीफ हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र से, सीफ हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र से, यह संबंधित है। अगर बात किया जाए एस्चुअरी का तो कास्ट क्षेत्र नहीं बल्कि नदियों के द्वारा निर्मित किया जाता है एस्चुअरी, नदियों के द्वारा निर्मित होता है एस्चुअरी। और नदी में याद रखना है भारत की 2 नदियाँ नर्मदा और ताप्ती एस्चुअरी का निर्माण करती है, कास्ट क्षेत्र में नहीं, वही मरुस्थलीय क्षेत्र में सीफ का निर्माण होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट है भोटिया, भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है, तो भोटिया पाई जाती है उत्तराखंड में, भोटिया उत्तराखंड में। राजस्थान का बात किया जाए तो मीना और कालबेलिया राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। वही मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, और महाराष्ट्र में भील जनजाति पाई जाती है, महाराष्ट्र में भील जनजाति, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, राजस्थान में मीना और कालबेलिया, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है खान और खनिज के निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है, खान और खनिज के निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित है, तो कुद्रेमुख का बात किया जाए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बैलाडीला, यह लौह के लिए फेमस है और यह है छत्तीसगढ़ में। जावर की खान जिंक के लिए फेमस है, राजस्थान में है। घाटशिला तांबा का है। कुद्रेमुख का बात किया जाए तो यह कर्नाटक में स्थित है और बॉक्साइट नहीं बल्कि लोहा के लिए फेमस है। कुद्रेमुख कर्नाटक में लोहा के लिए फेमस है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर। कौन सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं हो जाएगा। कुद्रेमुख का बात किया जाए तो यह लोहा के लिए फेमस है और स्थित है कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख। नेक्स्ट है नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर बात किया जाए नागपुर का तो यह संतरे के लिए फेमस है, नागपुर संतरा के लिए फेमस है। ऑप्शन हो जाएगा बी, नागपुर जो है संतरा के लिए फेमस है। अगर बात किया जाए केसर तो केसर जम्मू कश्मीर में होता है, करेवा सॉइल में। सेब का बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश का सेब फेमस है। और जूट फेमस है वेस्ट बंगाल का, जूट में अग्रणी उत्पादक राज्य है बंगाल। केसर में है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का है सेब। नेक्स्ट है सलाल परियोजना किस राज्य में है। अगर बात किया जाए सलाल प्रोजेक्ट का तो यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित है। सलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। अगर बात किया जाए पंजाब में तो पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम है, पंजाब में सतलज नदी पर बना है भाखड़ा नंगल डैम पंजाब में। जम्मू कश्मीर में है सलाल प्रोजेक्ट और यह चिनाब नदी पर निर्मित है, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल बैसाखी से संबंधित है। काल बैसाखी से संबंधित है केरल संबंध। अगर बात किया जाए काल बैसाखी का तो काल बैसाखी इनमें से पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी संबंधित है। वही अगर बात किया जाए सिर्फ बैसाखी का तो एक पर्व मनाया जाता है बैसाखी का, वो पंजाब में। काल बैसाखी संबंधित है वेस्ट बंगाल से। ऑप्शन हो जाएगा बी। अष्टमुडी झील यह कहाँ है, तो अष्टमुडी केरल में। अष्टमुडी और बेम्बनाड झील यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हैं। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु से संबंधित है पालघाट दर्रा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यह बात किया जाए सर सिडनी बर्नार्ड के द्वारा हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया गया था। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग। अगर बात किया जाए सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय है। सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय। वही काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे रावी तीस्ता दिया है जो होना चाहिए काली और तीस्ता के बीच, ना कि रावी और तीस्ता के बीच। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमाऊं हिमालय और काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय है। तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है
रुस्तम 2 भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक क्या है? तो यह मानव रहित लड़ाकू यान है। मानव रहित लड़ाकू यान है रुस्तम 2। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा एक सुपरसोनिक मिसाइल है? इनमें से कौन सुपरसोनिक है? तो ब्रह्मोस। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के ब्रह्मोस, यह भारत और रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। दो नदियों के नाम पे रखा हुआ है, भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का कॉस्मोस नदी के नाम पे है ब्रह्मोस। और पहली खेप जो दिया गया है फिलीपींस को, ये भी याद रखना है, फिलीपींस ने इसे खरीदा है और यह एक प्रकार का सुपरसोनिक मिसाइल है। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा इनमें से सभी हो जाएगा। कोबोल, कॉमन ऑपरेटिंग बिजनेस लैंग्वेज, बेसिक और पास्कल, ये सभी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। कोबोल, बेसिक और पास्कल। ऑप्शन हो जाएगा डी। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यह ओपन एआई के CEO सैम एल्टमैन के द्वारा किया गया था। चैट जीपीटी का विकास ओपन एआई के CEO सैम एल्टमैन के द्वारा चैट जीपीटी का विकास किया गया था और अभी वर्तमान में चैट जीपीटी 4.0 तक आ गया है। 4.0 तक ओपन एआई के द्वारा विकसित किया गया है चैट जीपीटी। नेक्स्ट है, बिहार में जलकुंड की स्थिति के आधार पर गलत जोड़े का चयन करें। तो सूर्यकुंड राजगीर में, ऋषिकुंड मुंगेर में, ब्रह्मकुंड राजगीर में और सीताकुंड का बात किया जाए तो यह भी मुंगेर में स्थित है, मुंगेर में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी पूर्व देश में महाजनपद की कुल संख्या 16 थी। वर्तमान बिहार में कौन सा स्थित था? तो वर्तमान में 3 महाजनपद स्थित है जो बिहार में है, मगध, वज्जी और अंग। मगध, वज्जी और अंग। अगर बात किया जाए मगध का, तो मगध का राजधानी था राजगिरी, वही वज्जी का वैशाली और अंग का राजधानी था चंपा। तो मगध, वज्जी और अंग। अगर बात किया जाए 16 महाजनपद का, तो इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत 16 महाजनपद का वर्णन है, जिसमें 14 महाजनपद आज के वर्तमान इंडिया में और 2 महाजनपद भारत के बाहर हैं। तो यह हो जाएगा, बिहार में पूछा गया था मगध, वज्जी और अंग। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उन्होंने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था किसे? तो मलिक जानी को। मलिक जानी को पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगर बात किया जाए इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश को भारत में प्रथम मुस्लिम शासक का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक माना जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा ही प्रथम बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जाते हैं तथा इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत, तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत, तुर्कान ए चहलगानी का प्रारंभ तथा इल्तुतमिश के द्वारा ही शुद्ध अरबी सिक्के जारी किया जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को भी पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को भी पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, और यहाँ पूछा गया था इल्तुतमिश में बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया, तो मलिक जानी को। स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh के बराबर स्थितिज ऊर्जा, वही हाफ mv² का बात किया जाए तो यह काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। W का बात किया जाए यानी कि वर्क डन इक्वल टू होता है F.S। वर्क डन कार्य बराबर होता है फोर्स q डिस्प्लेसमेंट। स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में का अनुभव करता है? तो यह भारहीनता का अनुभव करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, भारहीनता का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? याद रखना है, हमारे पेट में एक ही अम्ल पाया जाता है, वो है HCl। इसके अलावा यहाँ के ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यह हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है। H2SO4 नहीं उत्पन्न होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अमाशय में पाया जाता है, वो है HCl और इसे म्यूरेटिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में फ्लोएम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? बात किया गया है फ्लोएम का, तो अगर बात किया जाए फ्लोएम का, तो यह भोजन के लिए मेनली रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है, भोजन के परिवहन के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी, पौधे में फ्लोएम भोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं, वही जल एवं खनिज ले जाने के लिए जाइलम, खनिज और जल के लिए जाइलम उत्तरदायी होते हैं। जाइलम, फ्लोएम भोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 kWh बराबर होता है कितना? तो 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, न्यूटन के नियम के कण के अच्छे सिद्ध नहीं होते। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, कब? तो जब प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग की गति करने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय गति करने पर न्यूटन के नियम कण के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। ऑप्शन हो जाएगा डी। पौधे द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, किसके द्वारा? पौधे
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। और वाष्पोत्सर्जन का बात किया जाए तो लिप्स के स्टोमेटा पार्ट से होता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? बात किया जाए अगर क्योटो प्रोटोकॉल का तो यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और ओजोन क्षरण से याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन क्षरण से। वायु प्रदूषण का बात किया जाए तो वर्ष 1984 में वायु संरक्षण अधिनियम आता है। जल परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा? तो दो दिशाओं के बीच का कोण जो हो जाएगा वो अपोजिट यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच जो कोण बनेगा वो लगभग 180 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म यानी कि एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो यह काइटिन कहलाता है। काइटिन। मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे काइटिन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक कोशिकीय विभाजन में सक्षम है? इनमें से कौन सा ऊतक कोशिकीय विभाजन में सक्षम है? तो यह है विभाज्योति ऊतक। विभाज्योतक ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? अगर बात किया जाए सहसंयोजक यानी कि आयोनिक का तो विद्युत और ऊष्मा का ये दुर्बल चालक होते हैं, निम्न गलनांक होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होगा ना कि उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं होते हैं। सहसंयोजक यौगिक यानी कि कोवैलेंट का MP और BP लो होता है ना कि उच्च होता है। अगर बात किया जाए उच्च गलनांक और क्वथनांक का तो यह होता है आयोनिक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, वही कोवैलेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट निम्न होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का नहीं बल्कि आयोनिक का होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? अगर पूछा गया है क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या होगा? अगर बात किया जाए प्रेशर का तो प्रेशर इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल को ही कम कर दें यानी कि एरिया को कम कर दें तो प्रेशर अधिक हो जाएगा। एरिया को कम कर दें तो प्रेशर अधिक हो जाएगा, यानी कि पूछा गया था दाब क्या होगा? तो दाब हो जाएगा अधिक। और इसी का एग्जाम्पल हम देखते हैं चाकू के धार को पतला किया जाता है ताकि कम क्षेत्रफल घिरे और आसानी से कट जाए। साथ ही साथ कील जो ठोकते हैं दीवार में उसका नुकीला बनाया जाता है ताकि आसानी से धंस सके। नेक्स्ट है प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था किसका? प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से अमोनिया, मीथेन और H2S का बना था। NH3 का, CH4 का और H2S का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं तो यह करता है एस्टर। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, एस्टर। नेक्स्ट है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि यानी कि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार कौन सा है? अगर बात किया जाए इमेज छोटा बनने का तो यह हमेशा उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में जो इमेज बनेगा वो छोटा बनता है और इसी कारण हम इसका यूज साइड मिरर में करते हैं। वही अगर बात किया जाए दर्पण में प्रतिबिंब का बड़ा बनना तो बड़ा बनना यह अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वही उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ऑप्शन पूछा गया था दर्पण किस प्रकार का होगा? यदि प्रतिबिंब छोटा बने तो यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, यानी कि फोर्स जो है वो 1/9F के बराबर है, 1/9F के बराबर है। इन दोनों निकायों के बीच की दूरी कितना होगा? तो यह दोनों के निकाय के बीच की दूरी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। दोनों निकाय के बीच की आकर्षण बल 1/9F है तो इन दोनों के बीच निकाय की दूरी होगा 3 गुना। ऑप्शन हो जाएगा सी। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर का। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर का। नेक्स्ट है भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है कौन? भखरा चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक
प्रतिक्रिया करता है। अगर बात किया जाए भखरा चूना का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस यह भखरा चूना कहलाता है। भखरा चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ H2O को हम रिएक्शन कराएं तो हमारा प्राप्त होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कैल्शियम ऑक्साइड को भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणुक है? बहुपरमाणुक इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा सल्फर, S8 के फॉर्म में पाया जाता है। S8 के फॉर्म में, आर्गन Ar के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, फास्फोरस P4 के फॉर्म में, वही गंधक S8 के फॉर्म में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? वर्गीकी का जनक कहा जाता है कैरोल्स लिनियस को। कैरोल्स लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। वही विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोल्स लिनियस को। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है? ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का भाग नहीं है। इनमें से हो जाएगा साहूकार ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना नहीं होता है। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी और भूमि विकास बैंक, ये सभी ग्रामीण बैंक का संस्थागत संरचना है। वही साहूकार इंडिपेंडेंट होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? स्वतंत्रता के बाद की समय अवधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो यह परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? अगर बात किया जाए मानव विकास सूचकांक का, तो यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें तीन प्रमुख बिंदु हैं: जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और सकल नामांकन। लिंगानुपात नहीं हो जाएगा, लिंगानुपात का बात नहीं किया गया है। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार: जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर एवं सकल नामांकन। तो लिंगानुपात नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। UNDP के द्वारा जारी किया जाता है HDI। और इसमें अगर बात किया जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक का, तो यह है इस वर्ष 134 रैंक है इंडिया का। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून यह सर्वप्रथम केरल से प्रवेश करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, केरल से। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमिलित करें। अगर बात किया जाए गोल्डन क्रांति का, तो गोल्डन क्रांति का संबंध बागवानी एवं शहद से है। बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति का संबंध भूरा क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का बात किया जाए तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3। ऑप्शन हो जाएगा डी, गोल्डन क्रांति संबंधित है बागवानी शहद से। ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन से और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। नेक्स्ट है, किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? अटल पथ घोषित किया गया है किस एक्सप्रेसवे का? तो यह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अटल पथ के नाम से अटल पथ घोषित किया गया है किसे? तो यह घोषित किया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला शहर हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा यूपी। यूपी में एक्सप्रेसवे की संख्या सबसे अधिक है और अटल पथ नाम दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्स इनमें से कौन है? तो वस्तु एवं सेवा कर, GST का बात किया जाए तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पे भारत में GST लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को और यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो वर्ष 1963 में। शून्य आधारित बजट प्रणाली यह कब प्रारंभ आया? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय आया था। शून्य आधारित बजट प्रणाली आया 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है? पीएम कुसुम योजना का संबंध है कृषि सौर पंप व्यवस्था से। कृषि सौर पंप व्यवस्था से ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध को किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा गया है? भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन का वर्ष कहा गया है? तो वर्ष 1991 को, वर्ष 1991 को, और इसी वर्ष आया था एलपीजी पॉलिसी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किसके जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ क्या हो? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी पूरा नाम होता है वाडा का। ऑप्शन हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ILO। तो 1 मई वर्ष 1919 को, 1 मई वर्ष 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? बात किया जाए अस्थायी सदस्य देशों का तो ये हैं 10। अस्थायी सदस्य देश की संख्या है 10 और भारत 8 बार अस्थायी सदस्य देश रह चुका है। वही 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और इन्हें वीटो का पावर प्राप्त है। फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ये 5 देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। किस खेल में डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है? डंक शॉट का प्रयोग किया जाता है इनमें से किस खेल में? तो बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है डंक शॉट का। ऑप्शन हो जाएगा बी। कार्बिलोना कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है टेबल टेनिस से। ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उर्वशी के लिए वर्ष 1972 में उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखा गया है? तो द थर्ड पिलर के लेखक हैं रघुराम राजन। वी आर डिस्प्लेस्ड लेखक हैं मलाला यूसुफजई। द थर्ड पिलर के लेखक हैं डॉक्टर रघुराम राजन। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो राजा की घाटी स्थित है, अगर बात किया जाए राजाओं की घाटी, तो यह मिस्र में स्थित है। मिस्र में ही हमें देखने को मिलता है ममी यह मिस्र में देखने को मिलता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? बात किया जाए नासिक का तो यह गोदावरी नदी के तट पर है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? तो यह है डॉली। ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉली। नेक्स्ट है कि कौन सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है? लोकसभा सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा इनमें से कौन सा? तो यह हो जाएगा गुजरात, बाड़मेर, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा लद्दाख सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन हो जाएगा सी, लद्दाख। जो नेक्स्ट है भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के और उनके समावेशन के वर्ष गलत युग्म की पहचान कीजिए। आगरा का किला वर्ष 1983 में, लाल किला वर्ष 2007 में, सांची का स्तूप 1988 में नहीं, फतेहपुर सीकरी 86 में। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? तो यह बना है सिक्किम को 2016 में ही पीएम मोदी के द्वारा प्रथम जैविक राज्य की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आज का जो सेट नंबर 41 हुआ वो हुआ समाप्त।